ये जो हमने कल पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है, इसमें क्या था कि जो ये चैप्टर 2 है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कमिटीज एंड द रेस्ट वर द माइनर कमिटीज। द नेम्स ऑफ द दीज कमिटीज एंड द चेयरमैन आर गिवन बिलो। इन्होंने क्या कहा कि जैसे कि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने उसने जब उसको तो पहले चुना गया, ठीक है, पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड। उसके बाद क्या किया, इस कमेटी ने उस मेंबर को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया, जो कि अलग अलग, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन जो हैं सबको दिए गए कि आप ये करेंगे। जैसे आप कोई भी काम करने लोग घर में करने लगते हैं, कोई टास्क देते हैं तो कहते हैं कि आप ये वाला काम संभालेंगे, आप ये वाला संभालेंगे, आप इस तरीके का काम देखेंगे, ताकि उस चीज़ में जो है आसानी हो। तो इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ बना दी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो काम आए। तो इसमें से क्या थी, कुछ जो है मेजर कमिटीज़ थी और कुछ जो है माइनर कमिटीज़ थी। अब मेजर कमिटीज़ कौन कौन थी और उनके हेड कौन कौन थे, देखो। पहले थे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी कौन थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी, इसके भी जो देखो हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर थी प्रोविंशियल ट्यूशन कमेटी, इसके जो हेड थे वो थे सरदार पटेल। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल थे इसके हेड। फिर थे ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसके जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये कमिटीज़ जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी गई हैं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के जो हेड थे वो कौन थे, सरदार पटेल। देखो इस तरीके से अगर इनको याद करो तो ईजी हो जाएगा। देखो जहाँ यूनियन है ना, वहाँ जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल रिलेटेड जो जितना भी मैटर था ना, जैसे कि जो स्टेट को कैसे यूनियन में रखना है और अलग नहीं होने देना, ये सारा जिम्मेदारी जो थी ये सरदार पटेल के ऊपर थी। अगर अभी हम आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें था ना कि जो जब डिवाइड हुआ ना देश, मतलब कि डिवाइड हो गया, पाकिस्तान अपना हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर इंडिया से में भी कुछ ऐसे राज्य थे ना जो कह रहे थे कि मतलब हम इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो उस चीज़ों की जो जिम्मेदारी थी, फिर वो सरदार पटेल और जो भी नेता थे, इन लोग सरदार पटेल की अगुवाई में इन सब ने ये जो है जिम्मेदारी उठाई कि कैसे इन लोगों को देश में मतलब मिलाया जाए। वरना सोचो आज जो आप इंडिया देख रहे हो, एक बाउंड्री है, मतलब वो पता है छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते। और शायद ऐसा था कुछ स्टेट बीच में, मतलब उस टाइम पे तो इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर रही थी कि हमें किसी के अंडर में नहीं रहना, हो सकता है बाद में पाकिस्तान से जुट मतलब मिलकर बैठ जाती। तो सोचो हमारे देश के भीतर एक टेरिटरी पाकिस्तानी, वो कितना खतरनाक होता। तो उस चीज़ की जो जिम्मेदारी थी वो सरदार पटेल ने उठाई थी। तो प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो सरदार पटेल की, और जो देखो यहाँ पे क्या थे, राइट्स की माइनॉरिटी के थे, ट्राइबल के थे, एक्सक्लूडेड एरियाज़ वाले थे, ये भी सरदार पटेल के अंडर में थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो आप नॉर्मली पढ़ोगे कि B.R. अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बहुत मतलब योगदान अच्छा था, अच्छा खासा था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो हेड थे वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब जो ड्राफ्ट जो ये 5 जो थी इसकी सब कमिटीज़ थी, इसमें पहली कौन थी, देखो मेजर कमिटीज़ थी, माइनर कमिटीज़ थी, और मेजर कमिटीज़ के अंदर जो है सब कमिटीज़ थी। मेजर कमिटीज़ के अंदर ही सब कमिटीज़ थी। तो इसमें क्या है, पहली कौन सी थी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो थी, ये भी कृपलानी के अंडर में। फिर माइनॉरिटी सब कमेटी थी, वो किसके अंदर थी, H.C. मुखर्जी के अंदर में। फिर थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, वो थी बारदोलोई गोपीनाथ के अंदर में। फिर कौन थे, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन इन आसाम सब कमेटी, वो थी A.V. ठक्कर के अंडर में। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी जो थी वो थी
एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनियन पावर कमेटी जो थी वो क्या थी, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो सरदार पटेल के अंडर में थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो B.R. अम्बेडकर के अंडर में थी। फिर आती है एडवाइजरी कमेटी जो थी वो किसके अंडर में थी, उसके जो है मतलब कि मेंबर थे सरदार पटेल। और इसी कमेटी की जो है 5 सब कमेटीज़ थी। पहली कौन सी थी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ये थी फंडामेंटल सब राइट कमेटी JB कृपलानी के अंडर में थी। फिर माइनॉरिटी सब कमेटी जो थी वो HC मुखर्जी के अंडर में थी। ये HC इधर आएगा, मुखर्जी इधर आएगा, HC मुखर्जी के अंडर में थी। फिर थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, ये किसके अंडर में थी, ये गोपीनाथ बारदोलोई के अंडर में थी। ये भी इधर और इधर होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन, मतलब इसमें आसाम वाला एरिया था, ये अदर देन आसाम का जो था उसमें वो किसके अंडर में थी, वो थी AB ठक्कर के अंडर में। और फिर जो एक बची कौन सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी जो थी, ये जो है मतलब इसके हेड ऐसे सच नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये कमेटी भी इसके अंडर में जो 5 इसके जो सब कमेटी थी उसके अंडर में ये 5 कमेटीज़ थी। देखो मेजर कमिटीज़ याद करना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब ये तो पूछी जाती है। अगर आप याद कर सकते हैं तो ये सब कमिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है, जितना आप कर सकते हैं बार बार रिवीजन करेंगे तो सब याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कमेटी कौन सी थी, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, ये जो थी किसके अंडर में थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। फिर स्टेट कमेटी थी जो थी, ये थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। फिर आती है माइनर कमिटीज़, इसमें थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो थी वो राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। क्रेडेंशियल कमेटी जो थी वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के, देखिए इसमें नाम जो है ना आगे पीछे हो गए हैं, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, ठीक है। अय्यर लास्ट में है, अल्लादी पहले और कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। फिर है हाउस कमेटी, ये B पट्टाभाई सीतारामैया के अंडर में है थी। फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो थी ये डॉक्टर KM मुंशी के अंडर में थी। उसके बाद थी 5वीं एडहॉक कमेटी नेशनल फ्लैग वाली, ये जो है किसके अंडर में थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये किसके अंडर में थी, GV मावलंकर। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था कि जब जो है क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के तौर पर मिलते थे तो राजेंद्र प्रसाद रहते थे चेयरमैन, और जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह मिलते थे तो उसके हेड होते थे GV मावलंकर, ठीक है। तो कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके हेड कौन थे, GV मावलंकर। फिर एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट थे, इसके कौन थे, S वर्धाचारी। ये असेंबली मेंबर नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन ये इस कमेटी के चेयरमैन थे, एक तरीके से हेड थे। फिर है दूसरी क्या है, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसके जो वो थे वो चेयरमैन वो थे B पट्टाभाई सीतारामैया। कौन थे, एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। इसमें क्या है, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसके जो हेड थे वो थे B पट्टाभाई सीतारामैया। फिर उसके बाद आती है कौन सी, एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी जो हेड थी वो कौन थी, नलिनी, इसकी जो हेड थी नलिनी रंजन सरकार थी, ये भी जो है असेंबली मेंबर नहीं थी। फिर है इसके बाद आती हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ये थे SK धर, ये भी इस असेंबली के मेंबर नहीं थे। फिर स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रेस गैलरी कमेटी थी, उसकी जो हेड थी वो उषानाथ सेन थी। और एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप में जो थे वो S वर्धाचारी, ये भी जो है असेंबली मेंबर नहीं थे। तो जो असेंबली मेंबर नहीं थे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें लिख के आ सकता है कि मतलब एक तरीके का स्टेटमेंट हो सकता है कि पर्टिकुलर जैसे मान लो ये है S वर्धाचारी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट के असेंबली थे तो ये किसके हेड थे, इस तरीके से। फिर इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है यहाँ पे जो थी क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये जो हमने पढ़ी थी ये ड्राफ्टिंग कमेटी, किसके हेड कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। इसमें क्या था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी
Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was Drafting Committee, set up on August 29, 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. It कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर. ये मतलब इसको जो है मेन टास्क क्या दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, और इसमें जो है 7 मेंबर थे. वो कौन कौन से थे 7 मेंबर? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे. एन गोपाल स्वामी जो थे अयंगर, ये थे और दूसरे मेंबरों में से. फिर थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे. डॉक्टर K.M. मुंशी थे. फिर है सैयद मोहम्मद सदुल्ला. उसके बाद है कौन, एन माधव राव. ही रिप्लेस B.R. मित्तर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ. अच्छा, एन माधव राव जो थे, इन्होंने जो है किसको रिप्लेस करा था? पहले ये थे B.L. मित्तर जो थे, ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर अमंग 7 मेंबर्स में से. लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से. तो इनकी जगह पे जो है एन माधव राव को चुना गया. उसके बाद आए थे टी कृष्णमचारी. ही रिप्लेस D.P. खेतान हु डाइड इन 1948. फिर टी कृष्णमचारी जो थे, इन्होंने किसको रिप्लेस करा था? D.P. खेतान को, कि जिनकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसी के बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी. तो जो है इनको रिप्लेस करके कृष्णमचारी आए थे इनकी खाली जगह को भरने के लिए एक तरीके से. तो ये टोटल 7 मेंबर्स थे. फिर द ड्राफ्टिंग कमेटी, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द proposals of the various committees, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948. जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने क्या करा, जो वॉज पब्लिश्ड इन दी February 1948, इसने प्रिपेयर करा फर्स्ट ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का. वो कब पब्लिश हुआ? 1948 में. द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोजेस. उसमें जो अमेंडमेंट्स करने थे, मतलब कि क्या हुआ कि जो ये एक तरीके से होता है ना कि न्यूज़पेपर या जर्नल्स जो होते हैं इनके, उसमें ये निकाल दिए जाते हैं ताकि जो ये जनता की नज़र में आए और जनता के सामने इस पूरे प्रपोजल को लगभग 8 महीने तक, मतलब ये जो ड्राफ्ट था इसको 8 महीने तक रखा गया ताकि जो है, जो अगर किसी को कुछ लगता है कि इसमें चेंजेस करने चाहिए तो वो प्रपोज कर सकता है. इन लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड अ सेकेंड ड्राफ्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन October 1948. फिर इसके बाद क्या, मतलब इसमें जो कमेंट्स करे लोगों ने, इसका क्रिटिसिज्म करा या जो भी सजेशन दिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है, मतलब उन सब पे जो चीज़ सुधार करनी थी या इसमें कुछ और मतलब इंक्लूड करना था या कुछ इसमें से हटाना था, उस तरीके का जो इनको सही लगा उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस सब चीज़ों को मतलब दिमाग में रखते हुए इन्होंने सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और जिसे पब्लिश किया October 1948 में. फिर द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट. इट्स इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 days. मतलब लगभग 6 मंथ से भी कम टाइम लगा इनको पूरा प्रिपेयर करने में. ड्राफ्ट इन ऑल इट इज सेट ओनली ऑन फॉर 141 days. इतना मतलब लगभग 141 days में इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का. और आप कहेंगे कि लगे तो 3 साल, तो ये ड्राफ्ट करने के बाद जो है लगभग 3 साल लगे हैं ना. तो इस जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ड्राफ्ट हो गया, इसका पूरा एक तरीके से तैयार हो गया ना, तो इस पे पर्टिकुलर चीज़ पे, एक एक सेक्शन पे, एक एक आर्टिकल पे कई दिनों तक मतलब डिस्कशन चले हैं. कई सेशनों में प्रॉपर डिस्कशन हुए, प्रॉपर वोटिंग हुई है कि भाई ये इंक्लूड करना चाहिए, ये एक्सक्लूड. उसमें बहुत टाइम लगा है. ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया इन्होंने, ठीक है. तो मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन देश का बना रहे हैं तो आप ऐसे ही तो अपनी मर्जी से तो लागू नहीं कर सकते उस पर. ये 7 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया. अब वहाँ पे मेंबर्स कितने थे? 389 के आसपास थे शुरू में. फिर जो भी बाद में रह गए उस हिसाब से उन सबकी सहमति लेना, हर उस पर कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं. हो सकता है कुछ आपसे मतलब कुछ ऐसा सुधार बता रहे हो जो इनकी नज़र में रह गया हो. तो इस तरीके से पूरे डिस्कशन में बहुत टाइम लगा. इन्होंने आराम से पूरा डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन को. फिर आता है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक है. इसमें क्या कहा गया है?
Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on November 4, 1948. मतलब कि ये जो ड्राफ्ट की बात हो रही है, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग के लिए, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने बना दिया, उसके बाद रीडिंग के लिए, डिस्कशन के लिए जो पेश करना होता है वो जो है 4 नवंबर 1948 को पहला ड्राफ्ट किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पेश किया। और इस पे जो है द असेंबली हैड अ डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days। सो जो पहला ड्राफ्ट इन्होंने रखा मतलब सबके सामने, वो जो है 9 नवंबर, इन्होंने 4 नवंबर को रखा और 9 नवंबर 1948 तक उस पर डिस्कशन चला, लगभग 5 दिन। द सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टार्टेड ऑन नवंबर 15, 1948 एंड एंडेड ऑन अक्टूबर 17, 1949। जो सेकेंड रीडिंग थी, जो कि मतलब एक एक क्लॉज आपको पढ़ना है, उसमें जो जो पैराग्राफ हैं हर चीज़ पे डिस्कस करने के लिए, वो जो है 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई, अक्टूबर 17, 1949 को, लगभग 1 साल में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मैनी एज 7653 लगभग 7,653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज एंड 2,473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। मतलब कि इतने जो है अमेंडमेंट्स, इतने मतलब बदलाव करना, इतने हजार अमेंडमेंट्स की जो है दरख्वास्त एक तरीके से प्रपोज की गई, उसमें से भी ना 2,000, क्योंकि हर जो इनको ज़रूरी लगे उसमें से भी मतलब लगभग 2,473 को एक्चुअली डिस्कस किया गया। ठीक है, असेंबली द्वारा। द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 14, 1949 को, जो थर्ड रीडिंग थी वो नवंबर 14, 1949 को स्टार्ट हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। मतलब फिर उसके बाद जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मोशन रखा, पास किया, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज अ, मतलब असेंबली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फिर एक मोशन लेकर आया कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे जो है पास कराया जाए। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949 को। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने मोशन रखा, किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, वो जो है नवंबर 26, 1949 को पास मान लिया गया, पास कर दिया गया सभी मेंबर्स द्वारा या मेजॉरिटी द्वारा। रिसीव द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। मतलब जब हमारे देश में अभी जैसे क्या है, कोई लॉ आपने पेश करा, किसी मिनिस्टर ने पेश करा, किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने या जिसने भी, तो वो पहले तो वो प्रपोज करते हैं, फिर उसके लिए एक प्रॉपर मोशन लाया जाता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। तो फिर उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर ये लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद उसको जो है डिस्कस के लिए रखा जाता है, जितना भी इन लोग को डिस्कस करना होता है, डिस्कस किया जाता है, उस पर प्रॉपर वोटिंग होती है, प्रॉपर मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग के बाद उसे पास कराया जाता है। जब पास हो जाता है फिर उस पर जो है प्रेसिडेंट के जब तक सिग्नेचर नहीं होते हैं तब तक वो लागू करने लायक नहीं, मतलब कि वो लॉ नहीं बन सकता। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं उन सब ने उस पर साइन करे और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हुए उस पर। आउट ऑफ द टोटल 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ओनली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वैसे 299 मेंबर्स थे, लेकिन उस दिन जो है 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे, कुछ वजह से ये लोग नहीं आए होंगे या जो भी वजह रही हो। ठीक है, और इन सब ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया। तो ये आएगा कि भाई जो टोटल 299 मेंबर्स हैं उन सभी ने साइन किए थे, नहीं, सिर्फ 284 मेंबर्स ने ही कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए थे, क्योंकि यही लोग उस दिन प्रेजेंट थे। दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो डेट है कौन सी, 26 नवंबर 1949 वाली, ठीक है, इसी को मानी जाती है कि इसी दिन जो है असेंबली ने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 कंटेन अ प्रीएम्बल 396 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जिस टाइम पे 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था या इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, उस दिन जो है उस दिन तक क्या था, 395 आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, द प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। अब देखो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसके बाद उसी के मतलब उसको एक तरीके से बेस मानकर ही
प्रियम्बल को बनाया गया। तो जो वो था कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले लागू हो चुका था, और प्रियम्बल को जो है सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट करने के बाद जो है प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड देन लॉ मिनिस्टर पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। जो बी आर अम्बेडकर थे, ये जो थे उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे, इन्होंने जो है ड्राफ्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। ही टूक अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करा है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। ही वॉज नोन फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। मतलब ये लॉजिकल, फोर्सफुल और परसुएसिव आर्ग्यूमेंट, मतलब ये था जैसे कोई आर्टिकल जो है अभी हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इन, और ये मेंबर भी थे, इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो जो भी लोग वहाँ पे सवाल पूछ रहे थे, ठीक है, उन सबकी जवाबदेही इन्हीं की बनती थी कि भाई आपने इसको किस बेसिस पे लिया है, आपने पर्टिकुलर जो सेक्शन मतलब कि इन्वॉल्व किया है या इंक्लूड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने उसको किस बेसिस पे लिया है। तो इन्होंने सबके जवाबों का बहुत सही से तर्कपूर्ण जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि हाँ, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर चीज़ क्यों इंक्लूड की है, पर्टिकुलर आर्टिकल क्यों इंक्लूड किया है, पर्टिकुलर क्लॉज क्यों इंक्लूड किया है, उसका पूरा तर्कपूर्ण जो तर्क सही जो एक तरीके से जवाब होता है। और इन्होंने मतलब एक तरीके से बोलते नहीं है कि फोर्सफुली कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सही हूँ इस मामले में और ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ मुद्दे ऐसे भी आए मतलब जहाँ मेजॉरिटी ऑफ, जैसे आप नॉर्मली देख लीजिए कि अंग्रेज मानते हैं बहुत गलत थे, सब कुछ थे, ठीक है, बहुत बुरा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कुप्रथाएं जो थी ना देश में चल रही थी, उन चीज़ों को खत्म भी करा है। वरना सोचो आज भी चलती रहती, जैसे सती प्रथा हो गई, या जो लड़कियों का जो मतलब एक तरीके से मार देते थे पैदा होने पे। मतलब अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत सी चीज़ें बदली भी हैं, चीज़ें बदल गई हैं, नज़रिया बदल गया बहुत से लोगों का, क्योंकि वो उनके देश में वैसा नहीं चल रहा था, उन्होंने अपने देश के हिसाब से यहाँ लागू करा। वो सब चीज़ एक तरफ है कि भाई उन्होंने शोषण करा, उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, वो सब एक तरफ है चीज़ें, लेकिन उन्होंने कई गलत चीज़ों को रोका भी है। तो उस तरीके से मतलब कि ना, अगर उस टाइम पे ये सती प्रथा को जो इन्होंने एक्ट लेकर आए कि भाई मतलब लॉ लेकर आए कि आज से ये गैर कानूनी हो गई, आप उस समय का समाज सोच सकते हैं कि मतलब इनको कितना अपोज किया गया होगा। और इन लोगों ने उस चीज़ को फोर्सफुली ही, अगर ये उस टाइम मतलब फोर्सफुली ये उतने पावरफुल नहीं होते कि उसे इनेक्ट कर पाते, तो लोग जो थे वो उसको इनेक्ट होने ही नहीं देते। कुछ चीज़ें लोगों की जड़ों में इतनी मतलब गहराई से घुस गई हैं कि लोग उस चीज़ को बदलना ही नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे जो ये सती प्रथा हट गई या कम हो गई या ख़त्म हो गई लगभग, तो वो इतना आसान रहा होगा? नहीं, इन लोगों ने फोर्सफुली उस चीज़ को इनेक्ट करा, लॉ बनाया, लोगों को न जाने कितने लोग इनके खिलाफ खड़े रहे होंगे, इन सब का जो है उन्होंने जवाब दिया। तो उसी तरीके से जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न थे जो भाई बहुत से लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे, तो ये उस चीज़ पे डटे रहे कि नहीं, ये चीज़ समय की ज़रूरत है और ये चीज़ होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने बहुत ज़्यादा परसुएसिव आर्ग्यूमेंट दिए कि भाई मतलब हर चीज़ का समझाना लोगों को कि ये आज के ज़माने के हिसाब से इस तरीके से है और इस तरीके से इसमें लागू होना चाहिए। ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ही इज़ रिकग्नाइज एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए बी आर अम्बेडकर को ही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिस ब्रिलियंट राइटर, constitutional expert and undisputed leader of the scheduled caste is also known as the chief architect of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्हीं को जो है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ऑन नवंबर 19 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज द 26 नवंबर ऑफ एवरी ईयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन। मतलब 19 नवंबर 2015 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर को, कब, जब इस दिन, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इनेक्ट किया गया था मतलब, तो इसी तारीख को जो है इन्होंने संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये एनफोर्समेंट लिखा हुआ है, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहा गया है, सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजन्स इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन शॉर्ट टाइटल कंटेन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949 इटसेल्फ। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो है, देखो यहाँ पे अडॉप्ट और इनेक्ट की बात हुई है और यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है। क्या हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सारे आर्टिकल जो है हमने अडॉप्ट कर लिए, जितने भी उसमें उस टाइम पे थे, या सब एक तरीके से पूरा 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 मतलब पूरी तरीके से तैयार हो गया था। नहीं, कुछ चीज़ें उस टाइम पे इलेक्शन हुए नहीं थे, ठीक है, पार्लियामेंट पूरी तरीके से बनी नहीं थी, तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे, या उसके जो है क्या कहते हैं, मतलब कि उसमें किस तरीके के रूल लागू होंगे, या किस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे। तो जब तक आप मतलब एक पार्लियामेंट ही नहीं बनी है उस टाइम पे, वो तो प्रोविजनल चल रही थी, ठीक है। तो लेकिन उसे आप पूरी तरीके से जब इलेक्शन हो गए, 51-52 में इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जो है ये सब चीज़ें लागू की गई हैं। तो मतलब तो सोचो, जो रिमेनिंग प्रोविजन थे, जब 26 द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द, तो उस टाइम पे जितना लागू हुआ था उस टाइम पे इन्होंने लागू कर दिया था। उसके बाद द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950 को। सोचो कितना, लगभग 1.5-2 महीने का फ़र्क है ना। 26 ये नवंबर है 1949 का, और यहाँ पे जो है कब है, 26 जनवरी 1950 को। फिर इन्होंने और चीज़ें इलेक्शन के हिसाब से सब कुछ करा। उस टाइम पे इन्होंने इस चीज़ को लागू कर दिया, जो कि ये मेन आर्टिकल थे, ये 60 और 324 वाला, इन सब चीज़ों को उस टाइम पे लागू कर। फिर बाकी जो मेजर पार्ट था इस टाइम पे, तो बहुत छोटा सा हिस्सा उस टाइम पे, मतलब आर्टिकल वगैरह लिख दिए थे, लेकिन उनको मतलब पूरी तरीके से किस तरीके से उनका खाका अंदर बाहर बाहर का तो तैयार कर दिया था, लेकिन अंदर का पूरा मेजर पार्ट जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दिस डे इज रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इस कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। और इसी दिन को जो है हम जो है डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब डेट को कमेंस करने की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डेट मानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। 26 जनवरी वॉज स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इस डेट को ही क्यों चुना गया, अब 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, 26 नवंबर को ही क्यों नहीं कर दिया गया, 1.5 महीने का ही फ़र्क क्यों लिया गया। तो इसमें ये भी था ना कि 26 जनवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी हिस्टोरिकल व्यू से भी। क्यों थी, इट वॉज ऑन दिस डे इन 1939 दैट द पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ द आईएनसी। जो लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, उस टाइम पे जो है जवाहरलाल नेहरू ने, जब इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर हमें 1 साल में इन्होंने डोमिनियन का स्टेटस नहीं दिया या नहीं दिया तो फिर हम जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम 1 साल का इनको टाइम देते हैं, 2 साल का, शायद 2 साल बोले थे उन्होंने, हाँ। तो फिर उसके बाद क्या है, नेहरू जी ने कहा नहीं, अब 1 साल हमने टाइम दे दिया, अब हम इसको और नहीं बढ़ाएंगे। और इन्होंने जो है 1930 में जो है इसी दिन लाहौर सेशन में शायद रावी नदी के किनारे जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी कि अब तो हमें जो है पूर्ण स्वराज ही चाहिए, डोमिनियन तो अब हमें चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए इसी डेट को जो है इन्होंने कहा था कि हम आने वाली 26 जनवरी को जो है वो जो है, मतलब इन्होंने 26 ये दिसंबर में 1929 को डिसाइड किया था कि हम जो है 26 जनवरी को जो है अपने, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसे, रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 with all enactment amending and supplementing the latter act were repealed. The abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 was however continued। मतलब कि क्या था कि इसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ, तो जो इन लोगों ने इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया था 1947 का, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा था 1935 का, इसके हिसाब से हमारा देश पे मतलब रूल्स वगैरह लागू हो रहे थे ना थोड़े बहुत, तो उन सबको जो है रिपील कर दिया गया। और जो एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट भी, इसको भी ये जो है लगभग जो है थोड़े दिन के लिए और कंटिन्यू रहा।
ये प्रीवी काउंसिल अब यहाँ पे जो दे रखा है ये क्या था, प्रीवी काउंसिल का मतलब ये होता था जैसे कि जो यहाँ पे जो कोर्ट्स वगैरह बना रखे थे, अभी देखो हमारे देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। आपको जो भी फैसला लेना है, बड़े से बड़ी कोर्ट यही है, हायरार्की फॉलो होगी, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद आपके पास अपील नहीं बचती है। फिर एक वो प्रेसिडेंट वाला होता है, तो वो तो एक तरीके से कहते हैं कि मतलब पार्डनिंग वाला सीन हो जाता है, वो हम प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या था, जो प्रीवी काउंसिल के टाइम मतलब जो अंग्रेज़ों के टाइम पे वो क्या था कि जो वहाँ पे जो है कुछ मेंबर्स होते थे। आप अगर मतलब देश में सोचो कोर्ट वगैरह थी अलग अलग, बंगाल है या बॉम्बे हाई कोर्ट और ये सब होते थे। फिर 1900 मतलब उसमें 1774 में शायद, हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट बन गई थी। लेकिन सोचो ये सुप्रीम कोर्ट तो बन गई, लेकिन इसकी अपील जो है लंदन में, एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे ना, वहाँ पे फाइनल अपील वही सुनाते थे। अगर आप इनके फैसलों से यहाँ पे मतलब खुश नहीं हो, तो आप जो है अपील करोगे वहाँ पे जाके फाइनल, इसके ऊपर इसकी अथॉरिटी थी। तो इस एक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। मतलब ख़त्म नहीं करा गया, मतलब इसको जो है कंटिन्यू रखा गया। फिर जब 1950 का टाइम आएगा, मतलब कि जब हमारे इलेक्शन वगैरह होंगे, तब इसे रिपील कर दिया जाएगा। लेकिन वही है, लेकिन अब इसकी अथॉरिटी उतनी नहीं रह गई है, कंटिन्यू तो थी लेकिन इसकी अथॉरिटी उतनी नहीं रह गई थी। फिर अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बस ये अगले पार्ट में जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।